अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो यही हमने स्टार्ट करना है टॉपिक यहीं से, जहाँ तक हमने किया था कल, राइट? जी भाई, यहीं से स्टार्ट करना है ना? तो भाई कोई है ही कंफर्म करने वाला? यस सर, यहीं तक हुआ था। और तो जनरल गाइडलाइंस में हमारे सामने एक टर्म निकल के आई थी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, दोनों एक ही बात है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हम ये कह सकते हैं कि मेडिसिन के लिए या मेडिसिन से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की, तमाम हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की, उस मेडिसिन के मुतालिक लिए जाने वाला जो डिसीजन है, उस डिसीजन के पीछे एक एविडेंस एग्जिस्ट करती है। उस एविडेंस की बेसिस के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है फॉर मेडिसिन, उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जिस तरह से कि हमने दो गाइडलाइंस जो हमने देखी, जनरल प्रैक्टिस गाइडलाइंस में दो गाइडलाइंस जो हमने देखी हैं, उसमें जो जो चीज़ रिकमेंड की जा रही है, उस रिकमेंडेशन के पीछे एविडेंस मौजूद है। अगर किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का कहा जा रहा है कि इस स्पेसिफिक पेशेंट में, इस तरह की स्पेसिफिक कंडीशन में कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, तो उसके पीछे एक एविडेंस मौजूद है, डेटा मौजूद है, क्लिनिकल रिसर्च मौजूद है, क्लिनिकल ट्रायल्स की सूरत में वो डेटा एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, यानी कि बाकायदा लिखा हुआ है कि जी ये चीज़ आपने एडमिनिस्टर नहीं करनी है, ये पेशेंट को नहीं देनी है, जैसे हमने देखा था कोविड-19 की जो IDSA की जो गाइडलाइन है, उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के अगेंस्ट में रिकमेंडेशन है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं देना। इसी तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्लस एरिथ्रोमाइसिन भी नहीं देना। उसकी क्या वजह है कि अगर मुख्तलिफ क्लिनिकल ट्रायल्स में 3 से 4 या 5 या जितनी भी स्टडीज हुई हैं, क्लिनिकल रिसर्च हुई है, उस क्लिनिकल रिसर्च में ये देखा गया होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ पेशेंट को। या तो ये चीज़ सामने आई होगी कि ये मेडिसिन देने का कोई बेनिफिट कोविड-19 के पेशेंट्स को नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को, या तो नहीं हुआ, या ये कि ऐसे पेशेंट जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं दिया गया और ऐसे पेशेंट जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गया, दोनों में मोर्टेलिटी रेट सेम था, या फिर ये कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वालों में ज़्यादा होगा। बहरहाल कोई ना कोई एविडेंस मौजूद है, जिस एविडेंस के बेस पे ये कहा जा रहा है कि ये मेडिसिन देनी है और ये मेडिसिन नहीं देनी है। उसके पीछे एक डेटा मौजूद है। उस डेटा की बेसिस पे, उस एविडेंस की बेसिस के ऊपर जो डिसीजन लिया जा रहा है, उसको यूटिलाइज करते हुए जो प्रैक्टिस की जा रही है मेडिसिन की, उसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब ये जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, इसको ये 5 स्टेप्स में होती है। यानी कि जो एविडेंस निकल के आती है, ये किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट में निकल के आती है। हमारे पास कोई क्लिनिकल क्वेश्चन होता है, आंसरेबल क्लिनिकल क्वेश्चन हमने जनरेट करना होता है, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में फिर हम इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। जैसे कि जो हमने गाइडलाइंस देखी थी हमारे प्रीवियस सेशंस में, उन गाइडलाइंस में सर ये भी बताया हुआ है कि किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में हमने ये एविडेंस जनरेट की, ये इंफॉर्मेशन जमा किया, राइट।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना चाहिए इस तरह के पेशेंट में या नहीं देना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले में हमने देखा था कि उनका क्वेश्चन ये था कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक के पेशेंट्स हैं, एडल्ट पेशेंट्स 20+ ईयर्स वाले, उसमें स्टेटिन अलोन ज़्यादा बेनिफिशियल है या स्टेटिन के साथ कोई और लिक्विड मॉडिफाइंग एजेंट, दो एजेंट देना ज़्यादा बेनिफिशियल है इस तरह के पेशेंट्स। एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जिसके लिए उस इन्फॉर्मेशन को एक क्लिनिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है। देन उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में हम ये ट्रैक करते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको हम समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के काबिल हो सकती है, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस इंफॉर्मेशन से निकल सकता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक्वायर कर लेते हैं, उसको ट्रैक डाउन करते हैं। एंड लेकिन डिपेंडिंग ऑन द बेस्ड एविडेंस उस इंफॉर्मेशन को जब हम एप्रेस के लेवल पे लेके जाते हैं, एप्रेस के स्टेप पे लेके जाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें पर्टिकुलरली जो आज का दौर है, सोशल मीडिया है और कोई भी उठ के किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना, उस इंफॉर्मेशन को ये देखना है कि उसकी अपनी वैलिडिटी कितनी है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है उस इंफॉर्मेशन की। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान है कि मैं अपनी एक वेबसाइट बना लूँ, किसी भी नाम से एक वेबसाइट बना के उस वेबसाइट पे कोई भी रिकमेंडेशन लिख दूँ। मैं ये बैठ के लिख देता हूँ कि जी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पेशेंट्स में। मैं बगैर कोई स्टडी किए हुए, बगैर कोई रिसर्च किए हुए, मैं बस अपने एक्सपर्टीज के ऊपर या अपनी ओपिनियन को लेकर ये लिख देता हूँ कि जी पाकिस्तान में तो हमने लाखों पेशेंट्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी है, कोविड-19 के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उसको। तो क्या ये इंफॉर्मेशन वैलिड होगी? इस इंफॉर्मेशन की कोई इम्पैक्ट निकल के आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट निकल के आएगा, अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं। इसी तरह से फेसबुक पेजेस पे या हर तरह के फेसबुक पेज पे दी गई अगर कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है तो उसकी वैलिडिटी हमें डिटरमाइन करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ से जिस सूरत की भी इंफॉर्मेशन मिल गई उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, नहीं, उस इंफॉर्मेशन की हमने क्वालिटी को डिटरमाइन करना है। क्वालिटी के लिए हम एक क्राइटेरिया जो है वो जनरेट करेंगे कि हम वो स्टडीज शामिल करेंगे जिनमें एक क्लिनिकल रिसर्च की जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो स्टडी पूरी उतरती होगी। उस स्टडी ने ये बताया हुआ होगा कि उन्होंने कौन सी साइट पे ये स्टडी की है, यूएसए में की है, पाकिस्तान में की है, कनाडा में की है, टर्शरी के हॉस्पिटल में की है, प्राइमरी क्लिनिक्स में की है, कितने पेशेंट्स को लेकर ये स्टडी की है, किस तरह से पेशेंट्स को स्टडी में इंक्लूड किया, कौन से पेशेंट्स को एक्सक्लूड किया, क्या इन पेशेंट्स की रेंडमाइजेशन की गई थी, क्या इन पेशेंट्स की मास्किंग की गई थी। ये बहुत सारे मार्किंग के पॉइंट्स बना के हम यहाँ पर इस लेवल पे जो इंफॉर्मेशन जमा करते हैं उन मार्किंग के पॉइंट्स या क्राइटेरिया के ऊपर उतारते हैं आपके उन स्टडीज़ को एप्रेस के लेवल पे। फिर यहाँ से जो स्टडीज़ पास होंगी, जो फिल्टर होकर निकलेंगी, क्वालिटी के क्राइटेरिया पे पूरी उतरेंगी, उसकी इंफॉर्मेशन को हम फोर्थ स्टेप पे आके इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे उस इंफॉर्मेशन की। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लिनिकल क्वेश्चन के अगेंस्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए जो क्वेश्चन हमने जनरेट किया उसको आंसर करने वाली हमारे पास हमने इस लेवल पे 200 स्टडीज़ आ गई थी। यहाँ से जब हमने उसको फिल्टर किया तो 20 स्टडीज़ निकल के आई। उन 20 स्टडीज़ की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ इंटीग्रेट कर, ठीक है। लेट से कि एक क्लिनिकल ट्रायल में 500 पेशेंट्स थे, उनमें से 75% पेशेंट को एक मेडिसिन से बेनिफिट हुआ। दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में 700 पेशेंट्स थे, उसमें 80% पेशेंट को उसी मेडिसिन से बेनिफिट हुआ। तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में 1000 पेशेंट थे, उन 1000 में से 67 पेशेंट्स को उसी मेडिसिन से बेनिफिट मिला। तो ये 3 क्लिनिकल ट्रायल हो गए, एक में 500, एक में
780,000, टोटल कितने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 2,200 पेशेंट्स, टोटल कितनों को बेनिफिट मिला। इस तरह से एक इंटीग्रेशन हो जाती है कि एक टोटल या एक कलेक्टिव टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें से प्रोड्यूस की जा सकती है। ये इंटीग्रेट करके फिर उसकी बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को फिर हम अप्लाई कर देते हैं और फिफ्थ स्टेप पे उसका ऑडिट करते हैं कि ये 4 स्टेप्स जो हमने करके उसको अप्लाई किया है उसका इम्पैक्ट क्या आया है, उसका बेनिफिट क्या आया है। अगर नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा ये करना पड़े तो उसमें इम्प्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश है, क्या हमें इम्प्रूव करना है या ये चीज़ हम सही एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन हमने जमा की। ठीक है जी। एप्लीकेबिलिटी का यहाँ पे यह मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो जिस पॉपुलेशन के ऊपर की गई हो वो तमाम की तमाम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो। यानी कि हमें ये देखना होता है कि अगर एक स्टडी जापान की पॉपुलेशन के ऊपर की गई है तो उस स्टडी से निकलने वाले जो रिजल्ट है क्या वो हमारी पॉपुलेशन पर भी एग्जैक्टली अप्लाई हो जाएंगे, या उस स्टडी से निकलने वाली जो आउटकम है वो हमारी पॉपुलेशन को भी उसी तरह से इम्पेक्ट करेगी, उसी तरह का बेनिफिट देगी जैसे कि जापानीज पॉपुलेशन को दिया या किसी और कंट्री किसी और क्राइटेरिया के हिसाब से। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी हम इस तरह से देते हैं जी। तो आस्किंग ए क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आस्किंग ए क्वेश्चन के अगेंस्ट में ही फिर हम इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का फॉर्मेट उमूमन पीकोट फॉर्मेशन फॉर्मेट कहलाता है, PICOT, यानी कि क्वेश्चन में आनी चाहिए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। किस पॉपुलेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी पॉपुलेशन के लिए हम वो सर्टेन क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन के अगेंस्ट निकल के आएगी वो एक पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रही होगी। जैसे कि अगर हम दोबारा चलें ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाली गाइडलाइन में तो आपको याद होगा कि उसके क्वेश्चन में 20+ ईयर्स के एडल्ट पॉपुलेशन थी हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज वाली पॉपुलेशन 20+ ईयर्स। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो भी वो मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल डिजीज है, कोई और क्राइटेरिया है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाता है उस पॉपुलेशन के हवाले से। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज वाली, और उनमें हम थेरापी की बात कर रहे हैं, हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, उसमें किसी प्रिवेंशन की बात हो रही है, तो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें सामने निकल के आए। देन उसी क्वेश्चन में हम कोई इंटरवेंशन होगी, किसी न किसी तरीके की कोई चीज अप्लाई हो रही होगी जिसका के इम्पैक्ट देखा जाएगा उस पॉपुलेशन। ठीक है जी। और उस कंपेरिजन इंटरवेंशन एक चीज को कंपेयर किया जा रहा होगा किसी दूसरी चीज से। एक चीज का बेनिफिट किसी रेफरेंस के मुकाबले में देखा जा रहा होगा कि उसके मुकाबले में बेनिफिट आता है या बेनिफिट नहीं होता। एक काम करने के मुकाबले में दूसरे तरह के काम करने का क्या बेनिफिट है, या एक एक्टिविटी करना और उस एक्टिविटी को ना करना, इन दोनों का क्या कंपेरिजन है। तो इसमें से आउटकम क्या निकल के आएगी, यानी कि जो इंटरवेंशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या निकल के आया, उसकी आउटकम क्या है, बेनिफिट हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ, कोई नेगेटिव आउटकम हुआ, जो भी चीज़ है वो आउटकम कहलाएगी और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ये इंफॉर्मेशन हमारी लिमिटेड रहेगी। जैसे कि इस पिकोट क्वेश्चन में हमारे पास है कि इन एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स, एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स होगी पेशेंट पॉपुलेशन। ठीक है। हम देखना चाहते हैं एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स में हाउ डज हैविंग अ रैपिड रिस्पांस टीम, अगर एक रैपिड रिस्पांस टीम रखी हुई है, ये इंटरवेंशन है रैपिड रिस्पांस टीम रखना, उसकी सर्विसेज जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करना रैपिड रिस्पांस टीम की, कंपेयर्ड विद नॉट हैविंग अ रिस्पांस टीम, ये कंपैरिजन हो गया। रिस्पांस टीम का होना और रिस्पांस टीम का ना होना किस तरह से अफेक्ट करता है द नंबर ऑफ कार्डियक अरेस्ट की फ्रीक्वेंसी, आउटकम, ये आउटकम हो जाएगी।
कार्डियक अरेस्ट की फ्रीक्वेंसीज को किस तरह से अफेक्ट करती है, क्या चीज, इंटरवेंशन कौन सी, हैविंग अ रैपिड रिस्पांस टीम वर्सेस नॉट हैविंग अ रिस्पांस टीम, रैपिड रिस्पांस टीम। उस रिस्पांस टीम जो नॉट हैविंग मींस के उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ 3 मंथ पीरियड तक ये हमारा टाइम होता है कि ये 3 मंथ्स तक ये स्टडी होगी, 3 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होगा जिसमें स्टडी कंडक्ट की जाएगी और इसमें ये देखा जाएगा कि एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स जो कि हमारी पेशेंट पॉपुलेशन है इसमें एक रैपिड रिस्पांस टीम का होना, दैट इज इंटरवेंशन, कंपेयर टू रैपिड रिस्पांस टीम का ना होना, दैट इज कंपेरिजन, किस तरह से अफेक्ट करेगा द नंबर ऑफ कार्डियक अरेस्ट। नंबर ऑफ कार्डियक अरेस्ट में क्या चेंज आएगा, रैपिड रिस्पांस टीम होने अगर होगी तो नंबर ऑफ कार्डियक अरेस्ट कितने हैं, और रैपिड रिस्पांस टीम ना होगी तो नंबर ऑफ कार्डियक अरेस्ट कितने हुए, 3 मंथ पीरियड। ठीक है, जैसे दूसरे एग्जाम्पल हम इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये होगी हमारी पॉपुलेशन, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वीकली बेसिस पे क्विजेस करवाना कंपेयर टू वीकली बेसिस पे क्विजेस ना करवाना, क्या अफेक्ट आता है इन स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पे ड्यूरिंग द स्प्रिंग 2021 या ड्यूरिंग द 6 मंथ्स या ड्यूरिंग द 4 मंथ्स, जितना एक सेमेस्टर है हमारा, या अगर हम 1 साल की स्टडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। ठीक है जी, तो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, इंटरवेंशन क्या है, वीकली बेसिस पे क्विज करवाना, कंपैरिजन क्या है, वीकली बेसिस पे क्विज ना करवाना, आउटकम क्या है, आउटकम किस टर्म पे देखी जाएगी, फाइनल एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस, कितने अरसे तक का डेटा, 3 मंथ, 4 मंथ, एक स्पेसिफिक सेमेस्टर जो भी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आस्किंग का क्वेश्चन। अब जब हमने क्वेश्चन एक जनरेट कर लिया तो उसके अगेंस्ट अब हमने इंफॉर्मेशन जमा कर दी। इंफॉर्मेशन जमा करने का फिर अलग से उसकी एक स्पेसिफिक स्किल्स है, उसकी ट्रिक्स है जो प्रैक्टिस के साथ ऑब्वियसली आती हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ इतना शेयर कर सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो इस तरह की चीज़ों के लिए, एक तो स्टडीज की जाएंगी, अगर स्टडीज नहीं की जा रही और हम एक क्लिनिकल क्वेश्चन के अगेंस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक सर्च इंजन्स मौजूद हैं जो कि डेडिकेटेड है साइंस सर्च के लिए और मेडिकल साइंस के लिए। ठीक है, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर है, वैसे सारे ही पॉपुलर है लेकिन पबमेड चूंकि फ्री एक्सेस है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हर कोई इसको इजीली सर्च कर सकता है, डेट इज पबमेड, pubmed.gov, pubmed.gov। इसमें सर्चिंग करेंगे अगर हम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो जितनी इंफॉर्मेशन, जितने आर्टिकल्स, जितनी क्लिनिकल रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं वो हमें ये निकाल के दिखा देगा। फिर उसमें से कुछ स्टडीज फ्री ऑफ एक्सेस होंगी, कुछ शायद जो है वो चार्जशीट के ऊपर अवेलेबल होगी। इसको फिर मजीद जाके हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, स्टडी टाइप्स में जब हम देखेंगे प्राइमरी लिटरेचर, बल्कि सेकेंडरी लिटरेचर जब हम देखेंगे तो उसमें पबमेड की थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसी तरह से एब्सकोहोस्ट, स्कोपस, प्रोक्वेस्ट, वेब ऑफ साइंस जो है वो मुख्तलिफ डेटा बेसिस हैं स्टडीज़ के, रिसर्च के। लेकिन ये चारों जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इस पे अकाउंट बनाना पड़ता है और ये अकाउंट भी जो है वो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स होते हैं ज़्यादातर केसेस में। इसके अलावा अगर फीस एक सर्टेन पे की जाती है तो फिर इसकी लॉगिन एक्सेस मिलती है इन डेटा बेसिस। पबमेड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस लेवल पे आपकी, इस स्टडी लेवल पे पबमेड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जब कभी आपको क्लिनिकल इंफॉर्मेशन स्टडी करनी हो तो आप उसको पबमेड पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्थराइटिस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बजाय ये कि आप जाएं गूगल पे, आपको जाना चाहिए पबमेड। राइट जी, तो स्टेप 3 हमने इसको पहली स्लाइड में भी इन्हीं बातों को डिस्कस कर दिया है कि जो स्टडीज हम निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे, उन स्टडीज का फिर हमने इवेलुएट करना है उन स्टडीज को।
ये उन स्टडीज के जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स की वैलिडिटी कितनी है। उन रिजल्ट्स की वैलिडिटी डिपेंड करती है कि उस स्टडी का मेथड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग एडाप्ट किया गया है। ठीक है जी। और भी बहुत सारे उसके वो होते हैं फैक्टर्स। जब हम कभी क्रिटिकल अप्रेजल अगर हमने पढ़ा स्टडीज का तो इसकी मजीद डिटेल में फिर हम जाएंगे। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट है उन पे आंखें बंद करके एतबार नहीं करना होता, बल्कि थोड़ा उसके ऊपर ध्यान रख के देखना होता है कि इसके रिजल्ट्स की वैलिडिटी कितनी हो सकती है। राइट जी। वो साइंटिफिक गेस जो अभी हम लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि उसमें मेथड ऑफ स्टडी कौन सा यूटिलाइज किया गया है। तो जब हम स्टडी की टाइप देखेंगे तो उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके जी। रिजल्ट्स क्या है और उनकी इम्पोर्टेंस है कितनी। रिजल्ट्स की इम्पोर्टेंस कोई करती है, मिसाल फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हमने बात की। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का गाइडलाइन में मना किया है देने का, तो अगर कोई दे भी दे तो क्या होगा, ना कि तो दे दिया तो क्या होगा, उस देने की इम्प्लीकेशन क्या है। क्या कोई बहुत सीवियर किस्म की एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएंगे, क्या पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो जाएगी, पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, क्या होगा, क्या उस क्यों मना किया, वो हम एविडेंस उसके देखेंगे कि जो एविडेंस की जो बेसिस है उसकी बेसिस ये है कि जी किसी तरह का कोई फायदा नहीं है, या ये फायदा है, या ये है कि किसी तरह का कोई नुकसान है। तो उन रिजल्ट्स का भी ये देखना है कि उस रिजल्ट्स की इम्पोर्टेंस है क्या। ठीक जी। और देन वंस अगेन वो रिजल्ट्स हमारी पेशेंट पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। एक स्टडी अगर साउथ कोरिया में हुई है तो क्या साउथ कोरिया में के जो पेशेंट्स पर वो स्टडी हुई है क्या उसी का आउटकम हमारे पेशेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है। ये पर्टिकुलरली ऐसी स्टडीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर चीज़ें जेनेटिकली वेरी कर रही होती है। जैसे कि कुछ पॉपुलेशन में सर्टेन एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, कुछ पॉपुलेशन में एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कम होती है, या वो एंजाइम्स जो है उनकी वेरिएशन होती है बिटवीन द पॉपुलेशन। और अगर वो एंजाइम्स उस मेडिसिन या उस थेरापी के ऊपर इम्पेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग टू वो हमारे पेशेंट्स के लिए वो स्टडी के जो रिजल्ट हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे हमारी पॉपुलेशन। अगर किसी भी तरह से पॉपुलेशन वेरी कर रही है और वो वेरिएंस जो है वो थेरापी के ऊपर इम्पेक्ट कर रहा होता है। हाँ जी। आउटकम की हमने फिर जब ये सारी चीज़ें हमने कर ली, इंफॉर्मेशन जमा कर ली, इंफॉर्मेशन को हमने फिल्टर कर दिया, फिल्टर करके उसका एनालिसिस करके हमने फिर उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद फिर हमने अपने पास उसकी आउटकम्स देखनी है कि उसकी आउटकम क्या है। ये उस सर्टेन इंफॉर्मेशन को हमारी पेशेंट पॉपुलेशन में या हमारी प्रैक्टिसिंग कंडीशन में उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद उसकी आउटकम क्या है। अगर आउटकम उसकी ठीक नहीं आई है तो इट मीन्स कि हमें दोबारा से फिर फर्स्ट स्टेप पर जाके और उस स्टेप को रिवाइज करना है और पहले के मुकाबले में ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, है ना जी। जब इंफॉर्मेशन हमने इम्प्लीमेंट कर दी, उसकी बेसिस पे जो डिसीजन लेके हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसके नतीजे में क्या चेंजेस आई, पॉजिटिव आउटकम सपोर्ट हो रही है या नेगेटिव आउटकम निकल रहे हैं, ओवरऑल पेशेंट को बेनिफिट मिल क्या रहा है उस इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ईवीएम को जो है वो कंक्लूड करते हैं। इससे कोई कंसर्न आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी भाई जाग रहे हैं। ईवीएम ने सुराग तो नहीं दिया। यस सर। यस सर। जी भाई कोई एनी क्वेश्चन। नो सर। हाँ जी। तो अब आपसे आते हैं हम क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के ऊपर, सीपीजी पर, और इसके एडवांटेजेस और क्रिटिक्स की जो है वो क्या। तो अब हम ये कह चुके हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो है वो सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट्स हैं जो कि यूजिंग द एविडेंस सपोर्ट करती हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग पेशेंट। पेशेंट के हवाले से जो डिसीजन हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर लेता है उस डिसीजन को
सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस में सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट्स होती है। वो स्टेटमेंट्स एविडेंस बेस्ड होती है। ठीक है। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस तकरीबन हर तरह के डिजीज के लिए अवेलेबल है, मिल जाएंगे। हम यहाँ अपने कंट्री में जो है वो दूसरे कंट्रीज की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की। ज़्यादातर कंट्रीज ने अपनी गाइडलाइंस अपने पेशेंट्स, अपने हेल्थ केयर कंडीशंस के हिसाब से बना रखी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाइडली यूटिलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वाइडली यूटिलाइज्ड। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये पेशेंट केयर को इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन बताती है कि किसी कंडीशन में सबसे बेहतरीन डिसीजन क्या है, सबसे बेहतरीन डिसीजन क्या हो सकता है। उस बेहतरीन डिसीजन चूंकि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को सीपीजी से पता चलता है, इसलिए जब वो बेस्ट डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है अपनी पेशेंट केयर में, तो इससे पेशेंट केयर जो है वो इम्प्रूव होती है। और बजाय ये कि प्रैक्टिशनर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट करे पेशेंट के ऊपर, उसको डायरेक्टली जो बेस्ट चॉइसेस है वो सीपीजी से पता चल जाती है। जब सीपीजी से डायरेक्टली उसको बेस्ट चॉइसेस पता चल जाती है, तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से पेशेंट या जो एक्सपोजर है टूवर्ड्स द हार्म वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो जब पेशेंट केयर इम्प्रूव होगी और पेशेंट हार्म रिड्यूस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट या एडवांटेज ये है कि इसका लीगल पर्सपेक्टिव मौजूद है। लीगल पर्सपेक्टिव से मीन के क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस की जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सपोर्टेड बॉडीज, गवर्नमेंट सपोर्टेड एक्सपर्ट्स की जो यूनिट्स हैं वो जनरेट करती हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान है, अगर ये कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन उसकी सपोर्ट से पब्लिश होती है, तो ये लीगली तौर पर पाकिस्तान के प्रैक्टिशनर्स बाउंड होंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। इसी तरह हर कंट्री में जहाँ जहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस मौजूद हैं, तो वहाँ लीगली प्रैक्टिशनर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन सीपीजीज की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करें। अब अगर कहीं प्रैक्टिस के दौरान कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं कोई मिसहेप हो गया, कहीं कोई बहुत ही सीवियर किस्म का नेगेटिव आउटकम आ गया, कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया या पेशेंट की डिसेबिलिटी उसको काज हो गई मेडिकेशंस की वजह से, तो उसमें कोई बंदा प्रैक्टिशनर का गिरबान नहीं पकड़ सकता, क्योंकि प्रैक्टिशनर ने सीपीजी उठा के दिखा देनी है कि ये देखें इसमें ये लिखा हुआ था, मैंने इसी बात को फॉलो किया। अब पहले तो आप जाके सीपीजी वालों को पकड़े, मेरे से बात ना, ये उसका लीगल पर्सपेक्टिव में होता है। किसी भी कोर्ट में केस जाता है, प्रैक्टिशनर के पास जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है सीपीजी की फॉर्म में। सीपीजी उठा के उसने आगे कर देनी है कि जी मैंने जो किया वो सीपीजी में लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जिसकी वजह से कोई पेशेंट को हार्म हुआ। ठीक है। अब आइए क्रिटिक्स की तरफ के, उसकी क्रिटिक्स क्या है सीपीजी के ऊपर। सीपीजी के ऊपर क्रिटिक्स ये है कि ये जो सीपीजी है ये पेशेंट स्पेसिफिक कंडीशंस को अवॉइड कर सकती है, क्योंकि सीपीजी के सामने एक स्पेसिफिक काइंड का पेशेंट मौजूद नहीं होता। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी प्रोफाइल जो है वो वेरी कर रही हो दूसरे पेशेंट्स के मुकाबले में। इस तरह के पेशेंट्स अमूमन जो है वो प्रैक्टिशनर के सामने प्रिस्क्राइबर हो या फार्मासिस्ट हो, पेशेंट्स टू पेशेंट्स बहुत सारी कंडीशंस वेरी कर रही होती हैं, और इस वेरिएशन को जो ऑन स्पॉट ऑन फील्ड मौजूद प्रैक्टिशनर ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है एज कम्पेयर टू सीपीजी। उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो प्रैक्टिशनर है वो अपने एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकता है एज कम्पेयर टू अ सीपीजी। ठीक है जी। देन सीपीजी एज एन एलिगेशंस के तौर पर यूटिलाइज कर दी की जा सकती है। एलिगेशंस और उसके लीगल पर्सपेक्टिव क्रिटिक्स के मुकाबले में जो है वो रिलेटेड है, यानी कि अगर किसी चीज़ का आउटकम नहीं आता, बेनिफिट नहीं निकल के आता, तो प्रैक्टिशनर ने क्या कहना, प्रैक्टिशनर ने सारा इल्ज़ाम मिले उसके ऊपर डाल देना, सीपीजी के ऊपर डाल देना। अपनी जो उसकी स्किल्स हैं, अपनी जो उसकी एक्सपर्टीज हैं,
अपनी जो उसकी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिसकी बेसिस पे वो चीज़ों को वेरी करके और बेहतर डिसीजन ले सकता था, वो प्रैक्टिशनर वो डिसीजंस नहीं लेगा। और अगर नेगेटिव आउटकम्स आती हैं तो वो सारा का सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देगा, सीपीजी के ऊपर, कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, जो लिखा हुआ वो मैंने किया, जो बेहतरीन लिखा हुआ वो मैंने कर दिया, फायदा हुआ तो आपको हुआ, नुकसान हुआ तो आपको, मेरा कुछ भी नहीं जाता। ठीक है जी। इसी तरह से एक एक्टिविटी के उसके ऊपर की कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकता प्रैक्टिशनर, सीपीजी के होने की वजह से प्रैक्टिशनर कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन रिकमेंडेड है कि जी इस तरह के इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन दी जाएगी, सीपीजी कहती है एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे। प्रैक्टिशनर ये देख रहा है कि ये पेशेंट जो है, इस पेशेंट में एजिथ्रोमाइसिन के साथ साथ एमोक्सिक्लेव इतनी ही इफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन ये पेशेंट चूंकि अफोर्डिंग नहीं है तो इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन इसको देने की जरूरत नहीं है, इसको एमोक्सिक्लेव उतना ही बेनिफिट दे जाएगी, जितना हमें चाहिए उतना दे जाएगी। लेकिन अगर वो कॉस्ट सेविंग की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली जो थर्ड पर्सन होगा, जो उन दोनों की सिचुएशन, पेशेंट और प्रैक्टिशनर की करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। उसने यही कहना है कि जी इस प्रैक्टिशनर ने सीपीजी को फॉलो नहीं किया, सीपीजी को जो गाइडलाइन है उसने इसको फॉलो नहीं किया, तो उसने यही कहना है। तो अगर प्रैक्टिशनर बाउंड हो जाएगा 100% सीपीजी से, तो फिर इस तरह की कहीं कॉस्ट कटिंग्स या कॉस्ट सेविंग अगर उसने करनी होगी तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। देन एक और क्यूटी किसकी है जी, कुक बुक के तौर पे काम करेगी सीपीजी। क्या मतलब हुआ जी कुक बुक का? कोई इसको अपना इजारे ख्याल करना चाहेगा जी? हलीम फातिमा। हलीम फातिमा नहीं, लैला बुखारी। जी सर। जी बेटा, क्या ख्याल है आप? सर मैंने अभी ज्वाइन किया रिव्यू करने। अच्छा, मतलब अभी आखिर के भी 3 मिनट में आप तो किसने जगा दिया? ये आपने मेहरबानी क्यों किया हमारे सेशन के ऊपर, कोई खास वजह है इसकी? ये मुदस्सिर हसन। मुदस्सिर हसन। आफिक कलीम अहमद। यस सर। बेटा आपके कोई कुछ बात आती है समझ में इस बात से? समझ में आ रही है बात। जी तो हमें भी समझा दीजिए। अपने गाइडलाइंस बता रहे हैं आपको, अभी गाइडलाइंस है सारी। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है वो पता है आपको कि मैं सवाल कर क्या रहा हूँ? सवाल सर, सवाल क्या है? सवाल क्या है? बारात कहाँ जा रही है? 35 मिनट से आप गाड़ी में बैठे हैं, अभी आके पूछ रहे हैं बारात जा रहा है। ये तो ज्यादती हो गई वाक़ई साहब, या नहीं हो गई? शाहज़ैद कुरैशी। शाहज़ैद कुरैशी भी नहीं है हमारे साथ। रियाज अहमद दर्रानी। जी भाई अहमद जमाल, आप बता दीजिए। सर जो आपने अभी कहा था कि प्रैक्टिशनर जो है वो लिटरेचर को रिव्यू करेगा, उसको मतलब कि कोई भी मतलब के केस है उसको मतलब मेडिकेशन देने के लिए, तो कुछ बुक भी इसी मतलब मायने में आता है जो आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया।
ठीक है जी। वैसे ज़्यादा तो चलें, यहाँ पे अब सेशन हमारा एंड होने वाला है, तो हम दूसरा सेशन स्टार्ट करके और उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल राशिद, अगर आप कुछ कह रही हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, तो बुक से मुराद ड्रग्स की वो मतलब मेडिसिन की रेसिपी तो नहीं?